मैं हूं जितेंद्र शर्मा और आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं इकरा हसन, जो कि समाजवादी पार्टी की यूपी की कैराना से लोकसभा सांसद है। जी, इकरा जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी क्या कांग्रेस के साथ है भी या नहीं? जी, बिल्कुल इंडिया ब्लॉक का हम हिस्सा हैं और मजबूती से हैं, साथ खड़े हैं। तो ये कैसा साथ है कि आप पार्लियामेंट में मार्च होता है, कांग्रेस मार्च बुलाती है और आप लोग वहाँ से गायब रहते हैं? देखिए, लाइक इन एनी फैमिली किसी मुद्दे पर ऐसा होता है कि हमें कुछ और चाहिए और सामने वाला कुछ और चाह रहा है। तो अभी उत्तर प्रदेश में हिंसा हुई संभल में, हमारा मुद्दा वो था। और जहाँ पर देखिए जान माल की हानि हो रही है, वहाँ पर एक आइडियोलॉजिकल कह लीजिए या इकोनॉमिकल इशू जो अडानी का है, वो भी एक मुद्दा है और ये एक बड़ा मुद्दा है। पूरे देश का इकोनॉमी को ये इफ़ेक्ट करता है। लेकिन जहाँ पर जान की हानि इस तरीके से प्रशासनिक रूप से हो रही है, तो वहाँ पर हमें लगता है ज्वलंत मुद्दा वो था। सिर्फ इस बात पे हमारी ये पहल थी कि हम पहले संभल पर चर्चा करें और अडानी के मुद्दे को हम बाद में इकट्ठा उठाएं। तो वहाँ पर मुझे लगता है तालमेल बैठने में कुछ हिसाब नहीं बन पाया। लेकिन उसके अलावा ऐसी कोई बात नहीं है। वी आर स्टिल स्ट्रॉन्ग एज अ एलाई टू द इंडियन ब्लॉक एंड हम सपोर्ट करते हैं, अडानी के मुद्दे को भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन चर्चा हम पहले संभल पे चाह रहे थे। तो मुद्दों पे ही डिसएग्रीमेंट है या वाकई में कुछ और भी है? क्योंकि इंडिया अलायंस को लेकर के जो लीडरशिप है, उसको लेकर के ममता बनर्जी कह रही हैं कि कांग्रेस जो है वो संभाल नहीं सकती है, तो ममता बनर्जी को देना चाहिए। लालू जी भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपका क्या टेक है इसके ऊपर? देखिए, अभी इंडिया ब्लॉक इकट्ठा है और अभी जो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी हैं और हम सब उनके पीछे हैं, हम सब उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ये सिर्फ एक पार्टी के कहने से मुझे नहीं लगता कोई बदलाव आएगा। तो एज अ ब्लॉक अगर कोई निर्णय होता है लीडरशिप के चेंज में, तो आई थिंक द पार्टी विल टेक अ स्टैंड देन। फॉर नाउ वी आर हैप्पी विद इट एंड इफ एंड व्हेन द चेंजेस और द प्रोविजन टू चेंज समथिंग कम्स अप, आई थिंक देन ओनली विल बी एबल टू आंसर तो इट। मैं ये मानूं कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से राहुल गांधी को इंडी ब्लॉक के लीडर के तौर पर देख रही है? देखिए, हम आपस में एक तालमेल है। हम सबसे पहले अपने नेता अखिलेश यादव जी के उस पर चलते हैं, उनके आदेशों पर, और उसके बाद हम इंडिया ब्लॉक को एक मजबूती देने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है जितनी मजबूती समाजवादी ने प्रदान करी है इस लोकसभा चुनाव के बाद, और कहीं से नहीं आ पाई है। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो ग्राफ हमारे पार्टी का बढ़ा है, उतना शायद उस स्तर पर कांग्रेस का भी नहीं बढ़ पाया है। तो एक तालमेल है, एक रिस्पेक्ट है म्यूचुअल। आगे जो बदलाव आएंगे उस हिसाब से मैं इस पे बेहतर जवाब दे तो पाऊंगी। मतलब हम ये समझें कि इकरा हसन कह रही हैं कि समाजवादी पार्टी को है, उसको वो बड़ी है, कांग्रेस पार्टी छोटी होती जा रही जी है। तो नहीं, मैं ये नहीं कह रही। यू आप आर मेरे प्लेइंग। नो 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 नो, दैट्स नॉट व्हाट आई सेड समाजवादी पार्टी इज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन ब्लॉक एंड इट हैज प्रोवाइडेड द काइंड ऑफ numbers and the kind of stability that the India bloc needed. लेकिन मतलब तो यही है ना I कि think it is कांग्रेस very डिक्लाइनिंग की important. तरफ, कांग्रेस जो है नीचे जा रही नहीं, है, we were समाजवादी पार्टी expecting यूपी में भी, Congress to do a यूपी lot में भी more आप लोगों ने better. अच्छा किया और यूपी में जी। भी जो है कांग्रेस कहीं पर नहीं थी और आप लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे थे यूपी इलेक्शन के मैं अंदर। ये कहना चाहती हूँ कि हम कांग्रेस से और एक्सपेक्ट कर रहे थे बिकॉज इट्स अ नेशनल पार्टी, इट ऑपरेट्स इन लॉट मोर स्टेट्स देन आर पार्टी डज। सो ऑब्वियसली देयर वाज एन एक्सपेक्टेशन दैट दे वुड डू अ लॉट मोर बेटर देन अस एंड आई थिंक वहाँ पर कुछ कमी रह गई है। व्हाट दैट कमी इज़ वो खुद इंट्रोस्पेक्ट करेंगे। बट आई थिंक एज अ पार्टी जिस तरीके की परफॉर्मेंस हमारी रही है, वी आर मोर देन सेटिस्फाइड बिकॉज आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग दिस मच। पर ये कैसा आपका अलायंस है? महाराष्ट्र में आप लोगों ने चुनाव लड़ा, आप लोगों के साथ उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी है, वो आपको बी टीम बता रही है बीजेपी की। हमारी पार्टी को? हाँ, जी नहीं, देखिए हमारे वहाँ पर आदित्य ठाकरे खुल खुल करके बोल रहे हैं। हमारे वहाँ पर 2 विधायक थे और हम वहाँ पर अलायंस में चुनाव लड़ना चाह रहे थे। इट्स नॉट ऐसा नहीं था कि पार्टी का प्रेजेंस नहीं है, पार्टी का प्रेजेंस था और कई सीटों पर जहाँ पर समझौता नहीं हो पाया, वहाँ पर हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़े। और इसी तरीके से जहाँ पर हमारे समाजवादी के जीते हुए प्रत्याशी थे, उनके सामने भी लोग चुनाव लड़े। तो इन द एंड इट्स अबाउट विनेबिलिटी और इलेक्शन एक प्रोसेस है, उसमें सारी पार्टियाँ आती हैं, लड़ती हैं। अब किसी को ए टीम बी टीम बताने से क्या लाभ या नुकसान होता है, ये तो परिणाम में ही पता चल गया है। तो आई डोंट थिंक देर इज़ अ लैक ऑफ there is some bit I think that needs to still be worked on as a cohesive Indian bloc, जिसमें शायद हम सबको अभी और प्रयास की ज़रूरत है। पर आपका अलायंस थोड़ा
गजब तरीके से काम नहीं करता? आप एक दूसरे के सामने ही, आप ब्लॉक में हैं, एक साथ हैं, लेकिन एक जी। दूसरे के सामने ही कैंडिडेट को खड़ा कर देते हैं। नहीं देखिए, जहाँ पर बहुत बार ऐसा होता है, हमारे साथ भी ऐसा होता है। पर्सनली अगर मैं आपको बताऊं कि आप लोग हम अगर ऊपरी लेवल पे कोई समझौते कर लेते हैं तो पार्टी का जो संगठन है, पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वो कहीं ना कहीं निराश होते हैं, क्योंकि जब दो पार्टियां मिलती हैं तो कुछ लोगों के मौके उनसे छीन लिए जाते हैं। तो उस हिसाब से एक जो धरातल पर किसी भी गठबंधन को उतारने के लिए आपको गिव एंड टेक करना पड़ता है। वो कई बार अपने लोगों की, अपने संगठन, अपने कार्यकर्ताओं की महत्वाकांक्षाओं को नज़र रखते हुए नहीं हो पाता है, और वो भी ज़रूरी है, क्योंकि जब आपकी पार्टी नहीं रहेगी तो आप बिना पार्टी के हिस्सा कैसे बनेंगे किसी भी बड़े ब्लॉक का। तो आई थिंक दैट नीड्स टू बी, वो एक बैलेंस बनाना ज़रूरी है। और बहुत अच्छी बात है, मैं अपनी पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। अगर मेरी पार्टी कल को मुझे इग्नोर करके गठबंधन में मेरी सीट को दे दे तो जाहिर सी बात है मुझे अच्छी नहीं लगेगी वो बात। एंड इफ़ देन माई पार्टी टेक्स अ स्टैंड फॉर मी, आई थिंक इट विल मीन अ लॉट फॉर मी। लेकिन ये कैसा तो ये गठबंधन है आपका? दोनों तरफी चीज़ें हैं। मैं इसी में एक और बात पूछ रहा हूँ कि कैसा गठबंधन है कि उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है, जो शिवसेना है, वो एक तरफ बाबरी मस्जिद को ढहाने की बात करती है कि ये हमने अच्छा किया। अबू आज़मी इसके खिलाफ लिखते हैं, जो कि आप ही की पार्टी है। जी। तो आपकी पार्टी में और इंडिया अलायंस में ज़्यादा डिसएग्रीमेंट नहीं है कि हर दूसरी के साथ कहीं ना कहीं डिसएग्रीमेंट है आपको? देखिए, हमारे जो इंडिया ब्लॉक है उसमें बहुत सी ऐसी पार्टीज़ है जिनकी हिस्ट्री बहुत अलग अलग रही है, आइडियोलॉजिकल हिस्ट्रीज अलग अलग रही है। आज जो हमारे देश के हालात हैं उस पर हम लोग सब साथ में हैं, क्योंकि वहाँ पर एक सामंजस्य बन गया है। लेकिन जो पुरानी चीज़ें हो चुकी हैं उस पर अब विवाद पैदा करने से हमें कोई लाभ नहीं होगा। एंड आई थिंक इसीलिए शिवसेना की जो आप जिक्र कर रहे हैं वो आई थिंक उसी हिस्ट्री से रिलेटेड है। लेकिन अगर हम हमेशा हिस्ट्री पे ही बात करेंगे तो हम आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। तो आई थिंक अब जो हालात देश के हैं और जिस तथ्य पर हमारे देश को ले जाया जा रहा है उसके खिलाफ हम सब साथ हैं, और वहीं पर हमारा ध्यान रहना चाहिए। पार्लियामेंट में पक्का साथ बैठेंगे आप लोग? जी बिल्कुल, बैठते हैं। बहुत सारी चीज़ों पर आपस में तालमेल रहता है। बहुत मुझे सपोर्ट अपनी पार्टी के अलावा दूसरे पार्टी जो हमारी इंडिया ब्लॉक की पार्टी है उनके सांसदों से मिलता है, गाइडेंस मिलती है। तो ऐसा नज़र आप लोगों को शायद कुछ और आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने कहा कि संभल को लेकर के डिसएग्रीमेंट था, कि संभल पर आप चर्चा करना चाहते थे, संभल पे। तो संभल को लेकर के आपका क्या टेक है? संभल को लेकर के देखिए, मुझे बहुत अफसोस है कि आज संविधान पे चर्चा है सदन में, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस संविधान को माना नहीं जा रहा है उसके लिए आप सिर्फ एक त्यौहार की तरह उसको मनाएं, वो ठीक नहीं है। हर रोज़ सरकारें जो लिमिटेशंस हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो सबके अधिकारों को ध्यान में रखते हुए कुछ लिमिटेशंस भी प्लेस करी हैं, उनको रोज़ाना एक्सीड करने की सरकारें कोशिश करती हैं, जिसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करके उन्हें वापस उनकी जगह दिखाई जाती है। लेकिन उस बीच में, उस प्रोसेस में जो नुकसान हमारे समाज का होता है, जो हानि लोगों को की होती है, और जो एक माहौल पैदा होता है, उसका जिम्मेदार कौन है? तो मेरे हिसाब से ये जो सरकार है, जो संविधान को बिल्कुल ना मानने वाली सरकार है, ये उनका किया धरा है। संभल एक सोची समझी साजिश है। वहाँ पर कुंदरकी में चुनाव था, 20 को वोट पड़ने थे, 19 को सर्वे का आदेश हुआ है, सर्वे हो चुका, बहुत आराम से सर्वे हुआ था बिना किसी विवाद के। उसके बाद दोबारा एक सर्वे कराया गया जिसमें भीड़ को साथ ले जाया गया। क्या ये प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं थी कि प्रशासन ऐसे असामाजिक तत्वों को साथ ना लेकर जाए? और वहाँ पर फिर भड़काऊ तरह की नारेबाजी हुई, जिससे फिर सारा माहौल बिगड़ा। और उसमें जो अधिकारियों का जो खास तौर पर रवैया रहा है, 5 लोगों की हत्या हुई है। हमारे जो अधिकारी है, प्रशासन है, उनकी ट्रेनिंग होती है लोगों को भीड़ को रोकने के लिए भी, हर तरीके के माहौल को सुधारने के लिए उनकी ट्रेनिंग होती है। अगर उसके बावजूद 5 लोग वहाँ पर सीधा गोली मारने से मारे जा रहे हैं तो ये सीधा सीधा इल्ज़ाम हम अधिकारियों पर और सरकार पर थोपते हैं। लेकिन आप कैसे कह सकते हैं, क्योंकि जो बुलेट्स वहाँ पे मिली हैं, तो उसमें तो जो बुलेट्स मिली है उसमें बता रहे हैं कि पाकिस्तान से आई हुई बुलेट है, पाकिस्तान मार्का की। तो आप कैसे कह सकते हैं कि प्रशासन ने किया? और ये तो संभल मस्जिद जिस पे तो 1879 में एएसआई की रिपोर्ट थी, जी। ऐसे 1800 से ज़्यादा मंदिर है जिसको एएसआई रिपोर्ट दे चुकी है। अटाला मस्जिद का अपना अलग एक मामला चल रहा है, जो कि अटाला मंदिर था। तो मैं आपसे एज ए मुस्लिम लीडर और एज ए समाजवादी पार्टी लीडर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका क्या टेक है? जो पुराने मंदिर हैं उनको तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है,
तो उनको आप क्या चाहती, क्या किया जाना चाहिए, क्या आपको रास्ता नजर देखिए आता है? सर, 1947 से पहले हमारे यहाँ पर बहुत से लोगों ने राज किया है और वो राजशाही शासन थे, वो डेमोक्रेसी नहीं थी, वो रिपब्लिक नहीं थे। तो उस दौरान जो हुआ उसका सुधार आप अब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 1947 में जो हमारा 91 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो क्लियरली कहता है कि 47 में जो जिस जगह का कैरेक्टर है प्लेस ऑफ वर्शिप का वो इंटैक्ट रहेगा। क्योंकि अब हमारे मेरे कॉलीग हैं एंड आई रिस्पेक्ट हिम डीपली, चंद्रशेखर जी ने कहा है कि फिर तो मंदिर के नीचे आपको बौद्ध मंदिर भी मिलेंगे, तो ये खुदाई कहाँ तक जाएगी, ये नहीं रुकेगी फिर। तो इसीलिए ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप वाज पुट इन प्लेस ताकि इन चीज़ों पर एक रोकथाम लग सके। 1947 में जो जहाँ का कैरेक्टर था वो इंटैक्ट रहे, एंड आई स्टैंड बाय इट। इट्स अ प्रोविजन दैट इज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आई फुल्ली स्टैंड बाय इट। मुझे नहीं लगता है कि इन विवाद में पड़ने से किसी का भी भला हो रहा है। राम जन्मभूमि वॉज एन एक्सेप्शन। द सुप्रीम कोर्ट हैड क्लियरली सेड कि वो एक एक्सेप्शन है, वो नॉर्म नहीं है। हर रोज़ जो ये सर्वे के आदेश दिए जा रहे हैं, ये इसी जो प्रोविजन है प्लेसेस ऑफ वर्शिप को, इसी को एक्सीड करके दिए जा रहे हैं। तो आई थिंक इट इज़ वेरी अननेसेसरी। आज हमारा देश के क्या हाल है, मजदूरों के, किसानों के क्या हाल है, उन पर हम कब चर्चा करेंगे? जब हम मंदिर मस्जिद में ही उलझे रहेंगे तो जो बुनियादी हमारे मुद्दे हैं जिनसे आपका मेरा भला हो सकता है, उन पर तो चर्चा होगी नहीं। तो आई थिंक इट इज़ वेरी अननेसेसरी एंड इट इज़ जस्ट कि एक पार्टी की जो पॉलिटिक्स है उसको हवा मिलती है इससे, उनका काम आसान होता है, लोग जज्बाती मामलों में उलझ कर बुनियादी मुद्दे भूल जाते हैं। तो ये सिर्फ इसीलिए किया जाता इस है। तरह के मुद्दों को तो सारी पॉलिटिकल पार्टी बनाती है, राहुल गांधी भी संभल जा रहे थे बिल्कुल जाएंगे। अगर किसी के साथ उत्पीड़न हो रहा है तो उससे पूछने जाने का कोई किसी को इसमें वो नहीं होना चाहिए गुरेज कि कोई क्यों रोके। हम भी, हमारी भी पार्टी का डेलीगेशन गया था, आई वॉज अ पार्ट ऑफ इट, वी वर स्टॉप्ड। किस लिए रोका गया? ऐसी वहाँ पर क्या चीज़ हो रही है जिसको सरकार रोकना चाहती है, जो वो नहीं चाहती कि हमें दिखे। तो कहीं ना कहीं सरकार की नीयत पर, उनकी मंशा पर और उनके कार्य करने के नीयत पर हमें शक है। पर आप अलग अलग क्यों गए थे? जी, अलग अलग क्यों गए थे? हम देखिए, वी आर द प्राइमरी स्टेक होल्डर्स इन यूपी, एज आईड लाइक टू बिलीव एंड एज फैक्ट से सो हम सबसे पहले वहाँ पर गए थे बिकॉज फॉर अस इट वॉज अ डीपली इमोशनल इशू एंड अ डीपली प्रॉब्लमैटिक इशू एज वेल प्रशासन के नज़रिए से। तो सबसे पहले हम इसी मुद्दे पर थे कि हमें संभल जाना है और हमने पहल करी और हमें रोक दिया गया। उसके बाद फिर कांग्रेस भी गई, वो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितने भी लोग जाएंगे वहाँ के लोगों को एक मौका मिलेगा अपनी बात को रखने का, मीडिया के सामने रखने का, और कुछ ना कुछ उनकी मदद भी उससे होगी। अच्छा, जो आप बात कर रही थी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है जिसमें 1991 की आप जिक्र कर रही थी, लेकिन जो एएसआई प्रोटेक्टेड जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो मंदिर हैं जिनको तोड़ करके मस्जिद बना दिया गया, वहाँ पे तो ये एक्ट लागू नहीं होते, ये तो कोर्ट ने भी कहा है। नहीं, एएसआई प्रोटेक्टेड जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनमें सिर्फ ये लिखा है कि एएसआई कैन टेक ओवर दोज प्लेसेस फॉर देयर बेटर मैनेजमेंट। एएसआई कैन नॉट स्टिल चेंज द कैरेक्टर ऑफ दोज प्लेसेस और रिवर्ट द कैरेक्टर ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप। सो दैट ऑल्सो आई वुड लाइक टू मेंशन हियर दैट एएसआई इज एबल टू टेक कंट्रोल ऑफ थिंग्स सो एज टू प्रिजर्व देम बेटर। जैसे कि हमारे यहाँ पर जो पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं उनको सब एएसआई ने टेक ओवर किया है, विच इज़ ओके एज लॉन्ग एज यू डोंट गेट इन टू द निटी-ग्रिटीज ऑफ चेंजिंग द कैरेक्टर ऑफ अ प्लेस। आई थिंक इट इज़ फाइन। तो जब सर्वे करने जाती है तो क्यों उसको रोका जाता है जब एएसआई की टीम जाती है तो? किस चीज़ के जैसे सर्वे के संभल लिए नहीं रोका गया सर? 19 को सर्वे हो चुका था। आई वुड लाइक टू ऑल्सो गिव दिस फैक्ट टू यू। 19 को एक सर्वे बहुत अमन पसंद तरीके से हो चुका था। द फैक्ट कि वहाँ पर दूसरे सर्वे, क्योंकि वो सर्वे बहुत प्यार मोहब्बत से हो गया था तो बीजेपी का एजेंडा रह गया था। वो एजेंडा पूरा हुआ था 23 या 24 तारीख में दोबारा जो सर्वे हुआ। तो जब एक बार सर्वे हो चुका है, देयर इज़ ऑल्सो अ प्रोसेस जिसको लेट गो किया गया। एक प्रोसेस है, आपने एक बार सर्वे कर लिया, अगर उसमें कुछ है तो दोबारा, क्योंकि ये बहुत ही संगीन मामला है, संवेदनशील मामला है, तो दोबारा आपको परमिशंस उस तरीके से लेनी पड़ती है। जो पूरा प्रोसेस फॉलो ना किया गया और दोबारा एक सर्वे टीम को वहाँ भेजा गया, तो उसकी क्या ज़रूरत थी? तो आपका कहना है कि सरकार ने ये दंगे कराए, बिल्कुल सर, लेकिन ये सरकार सोची तो कह रही समझी। है कि आप लोग इसके पीछे हैं क्योंकि आप लोगों ने इंस्टिगेट किया, इसीलिए वहाँ पे पाकिस्तानी बुलेट्स तक वहाँ पे मिली हैं। देखिए, पाकिस्तान एक बहुत इजी स्केपगोट है, और जो बुलेट्स मिली हैं, जो भी हुआ है, हम वहाँ पर क्योंकि पहुँच नहीं पा रहे तो हम कह नहीं सकते हैं सरकार वहाँ क्या रख रही है। आजकल सरकार हर जगह, संसद में तो छोड़ नहीं रही है, हर जगह कुछ ना कुछ रखवा रहे हैं, तो वी कैन नॉट से। और रही बात प्रशासनिक कार्रवाई की,
पहले भी हमने देखा है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, पर प्रशासन की मौजूदगी में, उनके पहरे के बीच में बाहर के लोगों ने आके दूसरे लोगों की हत्या करी है। हाल फिलहाल में हमारे ही राज्य की बात है। तो ऐसे बहुत से कारनामे इसी सरकार के कार्यकाल में हुए। हमें इनकी नीयत पर पुरजोर तरीके से शक है। अच्छा, आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर क्या कहेंगी? सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा है कि जो नए मामले आए उनकी सुनवाई पर रोक लगाया जाए। आप ले सकते हैं, लेकिन सुनवाई जब तक सुप्रीम कोर्ट में चल रही है तब तक उस पर रोक रहेगी। तो आपका एज ए मुस्लिम लीडर क्या टेक है और एज ए समाजवादी पार्टी एमपी क्या टेक है? सर, इन बोथ वेज आई एम फर्स्ट ऑफ ऑल अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, और मैं यही कहना चाहती हूँ, मैं चाहे इवन इफ आई वाज फ्रॉम द अदर रिलीजन, मेरा टेक तब भी यही रहता कि आपको इन चीज़ों में, जब हमारे पास एक नियम है जो कि बहुत वैलिड और लॉजिकल नियम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप, कि इससे पहले क्योंकि यहाँ पर रिपब्लिक नहीं था, डेमोक्रेसी नहीं थी, अलग अलग जब कोई राजा कहीं पर कब्जा करते थे, वहाँ का सब व्यवस्था उनके हिसाब से वो बदल देते थे। ये एक तौर तरीका था, हमारे पैदा होने से पहले तक यही रवैया रहा है। तो उन्होंने जो किया उसका बदल आप अब नहीं कर सकते, क्योंकि अब हमारी जो व्यवस्था है वो संवैधानिक है, वो डेमोक्रेसी की है, लोकतंत्र की है। तो उसका बदल अब करने का सेंस नहीं बनता है। इस देश के खून में मुसलमानों का भी खून शामिल है, इस देश की मिट्टी में, और हिंदुओं का भी शामिल है, सिख ईसाई सब लोग हैं। तो अगर आप इस विभाजनकारी नीति को लेकर चलेंगे, तो आप अगर टारगेट सिर्फ माइनॉरिटी को करेंगे, तो इसका मतलब नहीं है कि इसका प्रभाव और जगह नहीं पड़ेगा। देश की अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ता है। मैं इसमें ये पूछना चाहता हूँ कि संवैधानिक मामला है, कोर्ट इसका फैसला करती है। जब कोर्ट फैसला कर देती है तब क्यों नहीं मानते? मान लीजिए अगर संभल को लेकर मैं आपसे पूछूं कि अगर कोर्ट कह देती है कि ये हिंदुओं को दे देना चाहिए क्योंकि एएसआई की पुरानी रिपोर्ट है, वहाँ पे आपको इस तरह के प्रमाण मिलते हैं। आप एएसआई और कैरेक्टर की चीज को समझ ही नहीं रहे हैं। आपको समझना चाह रहा हूँ। हाँ, मैं आपको समझा रही हूँ, लेकिन आप समझना नहीं चाह रहे हैं। आप उस पर मानेंगी? आप कोर्ट के फैसले को मानेंगी? हमने राम जन्मभूमि के फैसले को माना, कोर्ट हाईएस्ट वो है, हम मानते हैं, लेकिन कोर्ट भी यही कहता है, अब जो कल जो उन्होंने गाइडलाइंस दी है कि कोई सर्वे जब तक सुप्रीम कोर्ट की राइट आपकी एग्जॉस्ट नहीं होगी, वो आप सर्वे नहीं करा सकते, विच इज इन सिंक विद व्हाट द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आल्सो सेज। प्लस सर, व्हाट द एएसआई, these are two different things I would like you to understand. ASI cannot change the character of the places of worship. तो ये जो आप बार-बार बात कह रहे हैं, नहीं, आप दूसरी बार कह रहे हैं, and I'd like to correct you on this because I'd like to specify. ASI cannot still change the character. It can preserve it for जैसे हमारे monuments को preserve किया जाता है, हमारी history के लिए preserve कर सकते हैं, but it cannot still change the character. There is an exception in the Places of Worship Act for the ASI to take over and preserve things, but not to change the character. अच्छा, चलिए इसी में पूछता हूँ, वक्फ बोर्ड को लेकर के आपका क्या कहना है? जो कानून है, वक्फ कह देता है कि ये ज़मीन हमारी है, तो उसको लेकर के आपका क्या टेक है? क्या ये सही है या उसमें बदलाव होना चाहिए? देखिए, जो भी कमी है, मैनेजमेंट की जो भी कमी है, उनको जो वक्फ बोर्ड है उसके हिसाब से बैठकर एक तरीके से वो चर्चा करके सुधारी जा सकती है। पर डीएम के हाथ में उस चीज़ को सौंपना, या क्योंकि ये एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है जो कि रिलीजियस है, तो इसमें किसी और रिलीजन का हस्तक्षेप, आई डोंट थिंक दैट इज़ वैलिड, बिकॉज ये दूसरी भी किसी उसमें नहीं होता है। हमारे यहाँ पर गुरुद्वारे हैं जिनकी कमिटीज़ होती हैं, उसमें मैंने कभी किसी मुसलमान को नहीं देखा, किसी हिंदू को नहीं देखा। सेम वे जो मंदिर की जो कमिटीज़ होती है, उसमें मैंने कभी किसी मुसलमान को नहीं देखा। तो सेम वे जो रिलीजियस मैटर है, बिकॉज इट्स अ रिलीजियस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, इसमें आप किसी और रिलीजन को अगर इंटरवीन करने का मौका देंगे, देन आई थिंक इट इज़ अनजस्ट। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस नहीं है, क्योंकि वक्फ कहता है कि ये ज़मीन मेरी है, तो जो दावा करता है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो प्रोड्यूस करेगा कि हमारी नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इसमें चेंज करना? ये तो सर, दैट इज द लॉ। यू हैव टू, somebody who's challenging has the onus to prove that it is theirs. It is not just for work, it is for anything. अगर आपके पास कोई चीज़ है और मैं आके चैलेंज करूँ, not just in relation to work but in otherwise also, then I have the onus to prove कि ये मेरी कैसे है। तो if you have control of something, if you have the power to hold a place and I challenge it, then it is my duty to produce documents for it. तो लोकसभा में आप जो पार्लियामेंट के अंदर इसका विरोध करेंगी चेंजेस को लेकर के? बिल्कुल, मैं वक्फ का जो ये चेंजेस ला रहे हैं बिल्कुल बेबुनियाद है, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ वक्फ, क्योंकि एक लैंडेड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, उसके ज़मीनों को छीनने का एक प्रयास सरकार द्वारा हो रहा है। तो आई एम मी, माई पार्टी इंडिया ब्लॉक, वी आर टोटली अगेंस्ट
अगेंस्ट इट। अच्छा, आपसे आखिरी सवाल और पूछूंगा, रोहिंग्या और बांग्लादेशी ये जो अवैध जो तरीके से भारत में घुसे हुए हैं, उसको लेकर के आपका क्या टेक है? सर, आई हैव नो पॉलिसी कमेंट ऑन इट एज सच, बट मैंने जब मैं छोटी थी, आई वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स एंड द सिविल civics book and the pol science books that I've read, India was always shown to be a big brother in South Asian politics, and India welcomed people. चाहे फिर उसमें दलाई लामा के साथ जो हुआ उसके बाद उनको यहाँ पर जगह देने की बात हो, या बहुत से ऐसे इंस्टेंसेस हैं तो विच मेड मी फील वेरी प्राउड, एंड आई थिंक इंडिया इज़ अ वेरी वेलकमिंग कंट्री एंड अ वेलकमिंग बिग ब्रदर in the South Asian politics, and I think if we hold on to that role, it will benefit us on the world level. But if that is also an issue because of people's religion, then I think वर्ल्ड वाइड हम थोड़ा अपने आप को श्रिंक कर रहे हैं, तो अपने आपका- दिल को छोटा कर रहे तो हैं। आपका मानना है कि उनको यहाँ पे रहने देना चाहिए? देखिए, एक प्रोसेस होता है, आई थिंक इन एवरी कंट्री देर इज़ अ प्रोसेस ऑफ इमिग्रेशन, देर इज़ अ प्रोसेस विद विच पीपल आर अलाउड टू सेटल इन अ कंट्री। हमारे बहुत से NRI हैं जो बाहर बसे हुए हैं, अगर आप उन पर इस बात को रख के सोचिए, अगर कोई कहीं पर चला गया है एंड दे वांट टू सेटल, देर इज़ अ प्रोसेस, इफ दैट प्रोसेस इज फॉलोड, आई डोंट थिंक इट्स अ प्रॉब्लम। तो इसी तरह बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो हो रहा है, माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसके ऊपर बिल्कुल सर, इनफैक्ट इफ आई गेट द टाइम टू स्पीक ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट, दैट वाज आल्सो द पॉइंट आई वाज गोइंग टू मेक। मैं न सिर्फ अपने देश के अल्पसंख्यक बल्कि हर खासतौर पर बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है, ये बहुत ही अफसोसजनक है और मैं इसकी कड़ी निंदा करती हूँ, क्योंकि ये बात हर देश को समझनी पड़ेगी कि जब तक माइनॉरिटीज़ देश की वहाँ पर सुरक्षित महसूस नहीं करेंगी, तब तक देश प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा, और इसका जो खामियाजा है वो सिर्फ माइनॉरिटी को नहीं होगा, आने वाले टाइम में जो देश की अर्थव्यवस्था है और सभी लोगों को इसका नुकसान होगा। तो मुझे लगता है हिंदुस्तान को अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है और हम लोगों को साथ मिलकर बांग्लादेश के लिए भी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है।